हम इंसान भी ना, मतलब सच में कितनी अजीब प्रजाति हैं। हाँ, एकदम सही बात है। अजीब तो हम हैं ही। एक तरफ हम अपनी तकनीक पर इतना गर्व करते हैं, मतलब हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बातें कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया बदल रहे हैं। बिल्कुल, हमारी तरक्की तो रॉकेट की स्पीड से हो रही है। वही तो, ऐसा लगता है जैसे हमने एक बहुत बड़ी एक जादुई मशीन बना ली है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक विडंबना है। विडंबना कैसी? विडंबना ये है कि उस मशीन के ठीक बीचों बीच ना एक आत्मविनाश का, मतलब एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट का लाल बटन लगा हुआ है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि हम उस बटन को वहां से हटाने के बजाय उसे और चमकीला बना रहे हैं। बिल्कुल, दिन रात मेहनत करके उसे और खतरनाक बनाने में लगे हैं। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा में इसी विषय की परतों को खोलते हैं। और ये चर्चा बहुत जरूरी है आज के समय में। हाँ, तो आज का हमारा ये विस्तृत विश्लेषण शिवजी तिवारी की किताब लाइव एंड लेट लिव द वर्ल्ड ऑर्डर, इसके नोट्स और कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर्स पर आधारित है। जी, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि मानव सभ्यता अपनी ही बनाई इस विनाशकारी शक्तियों से कैसे बच सकती है। और ये जो जियो और जीने दो का दर्शन है ना, ये सिर्फ कोई स्कूल में पढ़ाया जाने वाला आदर्श नहीं है, बल्कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ भू राजनीति या जियो पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। अच्छा, तो फिर और क्या है इसमें? ये असल में मानव मनोविज्ञान और इतिहास के चक्र को समझने का एक बहुत बड़ा अवसर है। जो भी श्रोता आज की उथल पुथल को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत प्रासंगिक है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब मानव समाज के सबसे बुनियादी ढांचे से। ये जो पूरी विश्व व्यवस्था है, ये तो रातों रात नहीं बनी होगी ना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर हम मानव विज्ञानी मालिनोव्स्की और समाज शास्त्री दुर्खिम के विचारों को देखें तो एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है। कौन सा मिथक? हमें लगता है कि नियम हमेशा ऊपर से थोपे जाते हैं, लेकिन शुरुआती समाज में जो कबीले होते थे वहां नियम थोपे नहीं गए थे। तो फिर वो कैसे बने? वे परिवार और कबीलों के भीतर स्वाभाविक रूप से विकसित हुए थे, मतलब आपसी जरूरतों और पारस्परिकता के आधार पर। यानी लोग एक दूसरे पर निर्भर थे, इसलिए वो साथ रहते थे। लेकिन जब समाज बड़ा हुआ तब तो लिखित कानूनों की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, और यहीं पर हमारे नोट्स में बेबीलोन के हम्मुराबी के कोड का जिक्र आता है। अरे हाँ, वो पत्थरों पर लिखे गए नियम। बिल्कुल, ये लिखित कानूनों का सबसे शुरुआती रूप था। और कूटनीति की अगर बात करें तो मुझे एक बहुत ही कमाल की ऐतिहासिक घटना दिखी, वो मिस्र और हिट्टाइट साम्राज्य वाली। आप 1259 ईसा पूर्व की कादेश की संधि की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। ये तो प्राचीन कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। सालों के युद्ध के बाद जब रामेसिस द्वितीय और हिटाइट राजाओं को समझ आया कि युद्ध से दोनों बर्बाद हो जाएंगे, तो उन्होंने संधि कर ली। और इसी व्यवहारिक समझ को हमारे महाउपनिषद ने एक दार्शनिक आधार दिया है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। बिल्कुल, पूरी दुनिया एक परिवार है। अगर मैं इसकी तुलना एक संयुक्त परिवार से करूं, जहां हर सदस्य की अलग राय होती है, कभी कभी बर्तन भी खटकते हैं, झगड़े भी होते हैं। हाँ, संयुक्त परिवार में तो ये सब आम बात है। लेकिन वो गुस्से में आकर अपना घर तो नहीं जला देते ना। सही बात है, क्योंकि घर गिरेगा तो सब दबेंगे। पर यहां मेरा एक सवाल है, क्या हम वाकई एक परमाणु हथियार वाले महाशक्ति देश की तुलना परिवार के किसी गुस्सैल चाचा से कर सकते हैं? आपका सवाल जायज है। मतलब क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये परिवार वाला मॉडल बहुत ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि परिवार का मॉडल मतभेदों को मिटाने के बारे में नहीं है। अच्छा, तो फिर किसके बारे में? ये मतभेदों को बिना हिंसा के मैनेज करने के बारे में है। आप असहमत हो सकते हैं, पर आप एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते। समझ गया। लेकिन जब ये पारिवारिक मॉडल टूटता है तो क्या होता है? इतिहास की सबसे महंगी सीख तो यही है ना? हाँ, और इसके लिए हमें 20वीं सदी की त्रासदियों को देखना होगा। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की वर्साई की संधि। बिल्कुल, वो संधि न्यायपूर्ण नहीं थी। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने चेतावनी भी दी थी कि इससे द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए जा रहे हैं। और उनकी बात सच साबित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जो विनाश हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। स्रोतों के अनुसार 7 से 8.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। बाप रे, 8.5 करोड़! और फिर हॉलोकॉस्ट और हिरोशिमा नागासाकी का विध्वंस। लेकिन उसके बाद पुनर्निर्माण भी हुआ। अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत $13 बिलियन का निवेश किया पश्चिमी यूरोप को खड़ा करने के लिए। और फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की घोषणा और ब्रिटन वुड्स संस्थानों का निर्माण हुआ। जी,
ताकि अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ें और युद्ध ना हो। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। दार्शनिक जॉर्ज सांतायाना ने कहा था ना कि जो लोग इतिहास को याद नहीं रख सकते वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। एकदम सही कोट याद दिलाया आपने। तो अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने इतनी सारी संस्थाएं बना ली थीं, तो आज वो दरकती हुई क्यों दिख रही हैं? क्या दुनिया सांतायाना की चेतावनी भूल गई है? इसे हमारे नोट्स में चयनात्मक भूल या सिलेक्टिव एमनीशिया कहा गया है। सिलेक्टिव एमनीशिया मतलब हम जानबूझकर भूल रहे हैं? एक तरह से हाँ। जब युद्ध देखने वाली पीढ़ी खत्म हो जाती है तो नई पीढ़ी के लिए वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना रह जाता है। मतलब संस्थानों में मौजूद जो एक नैतिक गंभीरता थी वो खत्म होने लगती है। बिल्कुल। और इसी वजह से आज हथियारों की अंधी दौड़ मची हुई है। सिप्री का डेटा भी तो यही कहता है। 2022 में वैश्विक सैन्य खर्च $2.24 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। ये आंकड़ा सच में डरावना है। और यहीं पर जॉन हर्ट्स का सुरक्षा दुविधा या सिक्योरिटी डिलेमा का सिद्धांत सामने आता है। ये सिक्योरिटी डिलेमा क्या है? जब एक देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बढ़ाता है तो दूसरा देश डर जाता है और फिर वो भी हथियार बढ़ा लेता है। बिल्कुल। और अंततः दोनों पहले से ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे दो पड़ोसी एक दूसरे के डर से अपने घर की दीवारें इतनी ऊंची कर लें कि उनके अपने ही घर में धूप आनी बंद हो जाए। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। केनेथ पोल्डिंग ने भी यही कहा था कि हमने सुरक्षा को एक साझा संपत्ति मानने के बजाय एक प्रतिस्पर्धी वस्तु मान लिया है। मतलब मेरी सुरक्षा तुम्हारी असुरक्षा पर निर्भर है, ऐसा कुछ? हाँ। और परमाणु हथियारों के युग में ये बहुत खतरनाक है क्योंकि गलतफहमी से महाविनाश हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सच नहीं है कि कुछ देशों के लिए आक्रामक पड़ोसियों से बचने का एकमात्र तरीका हथियार जमा करना ही है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो आत्मरक्षा जरूरी है। बिल्कुल, कोई मार रहा हो तो चुप तो नहीं बैठेंगे। सही कहा। लेकिन जब बचाव या निवारण सिर्फ एक अंधे डर में बदल जाता है तो कूटनीति के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर हथियारों से सुरक्षा नहीं मिलती तो शांति कैसे स्थापित होगी? इसके लिए हमें उस अदृश्य बुनियादी ढांचे को समझना होगा जो विश्व व्यवस्था को बांध कर रखता है। आप कानून और न्याय की बात कर रही हैं ना? जी। HLA हार्ट का सिद्धांत कहता है कि कानून के बिना व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन न्याय के बिना कानून सिर्फ जबरदस्ती है। और आज हम देखते हैं कि शक्तिशाली देश नियमों का अपने हिसाब से चयनात्मक उपयोग करते हैं। और यही चीज विश्वास को खत्म कर देती है। तो ये विश्वास वापस कैसे आएगा? हमारे नोट्स में पर्यावरण संकट को एक खतरा बढ़ाने वाला तत्व या थ्रेट मल्टीप्लायर बताया गया है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि यही संकट सहयोग का अवसर भी बन सकता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जब देश सीमाओं पर लड़ रहे हों तो जलवायु परिवर्तन के नाम पर उन्हें एक मेज पर कैसे लाया जा सकता है? देखिए, नोबेल विजेता एलिनोर ऑस्ट्रोम का शोध बताता है कि कैसे साझा संसाधनों का सामूहिक प्रबंधन प्रतिस्पर्धा को कम करता है। मतलब जब दोनों के मरने का खतरा हो तो दुश्मनी भूलनी पड़ती है। बिल्कुल। पर्यावरण जैसी साझा चुनौतियां परस्पर निर्भरता पैदा करती हैं जो धीरे धीरे अविश्वास की बर्फ को पिघला सकती हैं। और शायद इसीलिए मलाला यूसुफजई शांति के लिए शिक्षा पर जोर देती हैं और कोफी अन्नान कूटनीति के महत्व पर। एकदम सही। सहयोग की आदत पड़ जाए तो बाकी विवाद भी सुलझ सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो दुनिया को अब स्वामित्व की मानसिकता से निकलकर संरक्षण की ओर बढ़ना होगा। बिल्कुल। ओनरशिप से निकलकर स्टीवर्डशिप की तरफ। हाँ। और ये जो जियो और जीने दो है, ये केवल कोई कूटनीतिक नीति नहीं है बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है। हाँ, क्योंकि अगर हम जीने नहीं देंगे तो हमारा खुद का जीना भी खतरे में पड़ जाएगा। सही बात है। और चर्चा खत्म करने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो किताब में भी उल्लेखित है। वो आंतरिक विचारों वाला पॉइंट। हाँ, किताब कहती है कि जो विश्व व्यवस्था है वो हमारे आंतरिक विचारों का ही बाहरी रूप है। मतलब जो हमारे अंदर चल रहा है वही दुनिया में दिख रहा है। बिल्कुल। तो क्या संधियों और वैश्विक नियम तब तक पूरी तरह से विफल रहेंगे जब तक कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने भीतर से डर, लालच और दूसरे को नीचा दिखाने की भावना को खत्म नहीं कर देते? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या वैश्विक शांति की शुरुआत सच में संयुक्त राष्ट्र से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से होती है? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। बिल्कुल। तो हम अपने सभी श्रोताओं को इसी विचार पर मंथन करने के लिए छोड़ते हैं। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।